नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं अनुपम मिश्रा हूं। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में सोमवार शाम 7 बजे से 3 मई को सुबह 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार, हल्द्वानी में कर्फ्यू लगाया गया है। लालकुआं, रामनगर, टनकपुर, बनबसा में भी कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं के लिए छूट रहेगी। तो राज्य के कई शहरों में कोविड कर्फ्यू लागू है। अब आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जरूरी सामान को छोड़कर बाजार भी बंद हैं। 3 मार्च तक सुबह 5 बजे तक ये कोविड कर्फ्यू लगा हुआ है। कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने यहां पर यह फैसला लिया है। जिन जिन एरियाज में ये कर्फ्यू लगा हुआ है, जहां जहां पर कर्फ्यू है, उसकी जानकारी लगातार न्यूज 18 आपकी स्क्रीन पर आपको दे रहा है। निजी गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है और आप सबको इसमें सहयोग देना चाहिए। इधर देहरादून के एसएसपी ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वहीं संस्थान का आई कार्ड औद्योगिक क्षेत्र और इमरजेंसी सेवाओं के लिए जरूरी रहेगा। बिना आईडी कार्ड के जाने की अनुमति नहीं रहेगी। एसएसपी ने अपील की है कि कोरोना की बढ़ती चेन को रोकने में देहरादून की जनता सहयोग करे। बेवजह घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इसमें जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं उनको नहीं रोका गया है, तो जो अपने फैक्ट्री में जाने वाले जो कामगार हैं या वो लोग हैं, इनको आने जाने की अनुमति होगी। जो भी इनकी शिफ्ट का टाइम होगा उस समय ये अपने प्रतिष्ठानों पे जा सकते हैं, फैक्ट्रीज में जा सकते हैं। लेकिन ये अपेक्षित होगा कि ये अपने पास कोई अपना आई कार्ड फैक्ट्री से जुड़ा हुआ या उसका जो इनका जो फैक्ट्री के जो ओनर है उनकी तरफ से कोई इशू, इनको कोई सर्टिफिकेट टाइप का कोई इशू जरूर हो। टिहरी में भी 3 मई तक कर्फ्यू लागू हो चुका है। प्रशासन ने साफ किया है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। डालवाला, मुनिकीरेती और तपोवन क्षेत्र में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए वहां पर कर्फ्यू बढ़ाया गया है। पहले शहरी क्षेत्रों में ही दुकानें बंद होती थीं, लेकिन अब कुछ ग्रामीण इलाकों में भी जहां पर बड़े बाजार हैं, वहां पर 2 बजे से ही कर्फ्यू गाइडलाइंस लागू कर दी गई हैं। पूरे जिले में ढालवाला, मुनिकीरेती और तपोवन एरिया को छोड़ करके जो पहले व्यवस्था चल रही थी कि 2 बजे दुकानें बंद हो जा रही थी, तो वो दुकानें बंद हो जाएंगी। सिर्फ आवश्यक दुकानें खुली रहेंगी और 7 बजे के बाद पूरे जिले में कर्फ्यू लग जाएगा। इसमें बस हम एक चेंज करने जा रहे हैं, वो ये है कि पहले शहरी क्षेत्रों में ही बस 2 बजे दुकानें बंद होती थी, लेकिन अब कुछ ग्रामीण क्षेत्र जहां थोड़ी आबादी ज्यादा है या जो बाजार का रूप ले लिए हैं, तो उनपे भी हम ये 2 बजे वाला नियम इम्पोज करेंगे। वहीं हरिद्वार में भी कुंभ के बाद कोविड कर्फ्यू लग सकता है। आज कुंभ का अंतिम शाही स्नान है। आज चैत्र पूर्णिमा का अंतिम शाही स्नान है, जिसके बाद कर्फ्यू लग सकता है। हरिद्वार में भी लगातार कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। कुंभ के बाद, क्योंकि अभी कुंभ का चल रहा है, कल अंतिम स्नान है, उसके बाद निश्चित रूप से हरिद्वार के संबंध में भी ये इस तरह के निर्णय लिए जाएंगे, जिसका अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। तो दीपांकर भट्ट हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। दीपांकर के पास चलेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो कोविड कर्फ्यू लागू किया गया इलाकों में, वहां पर किसका असर कैसा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ क्योंकि प्रतीकात्मक स्नान है कुंभ में, उसको लेकर भी साधु सन्यासी वहां पर जुटे हुए हैं, तो ऐसे में वहां पर आज क्या खास रहने वाला है और क्या उसके बाद कल जिस तरीके से हमने देखा कि तीरथ रावत की कैबिनेट की बैठक हुई, अब उसके बाद क्या कुंभ की समाप्ति के बाद हरिद्वार में भी कुंभ के हटने के बाद वहां पर कर्फ्यू लगाया जा सकता है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस समय चर्चा के केंद्र बिंदु हैं, जिन पर हम जानकारी अपने रिपोर्टर से लेंगे। बहरहाल उससे पहले यहां पर 2 अपडेट आपको दे दें। पहला अपडेट ये है कि जिन इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है, कोविड कर्फ्यू, जहां पर जिन शहरों में कोविड कर्फ्यू लगाया गया है, वहां पर सख्ती के साथ इसका पालन किया जा रहा है। और दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि आज जो है वो जो बाजार भी पूरी तरह से बंद है। दीपांकर भट्ट हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। दीपांकर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन शहरों में कोविड कर्फ्यू लागू किया गया है, किस तरीके से उसका पालन कराया जा रहा है और किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं?
हाँ बिल्कुल अनुपम, रविवार को कर्फ्यू लगाया गया था तो उस दिन काफी जगहों पर ही दिखा था बड़े शहरों में कि पुलिस की तरफ से जो रोका जा रहा था लोगों को या जिस तरीके से स्थितियां होनी चाहिए थी वो नजर आई थी। लेकिन अब जो स्थितियां हैं आज से, इसके बाद से लेके और 3 मई की सुबह तक ये लगातार कर्फ्यू रहेगा। कोशिश यही है कि सख्ती यहाँ पर बढ़ती जाए। जो लोग अनावश्यक तौर पर बाहर निकलते हैं, गैर जरूरी कामों से बाहर निकलते हैं, उन पर एक्शन लिया जाएगा। प्राइवेट गाड़ी को चलने को पूरी तरीके से मनाही होगी, कोई गाड़ी यहाँ पर प्राइवेट गाड़ी नहीं लेकर आ पाएगा। हालांकि पब्लिक कन्वेंस यहाँ पर चलता रहेगा कि जिन लोगों को दूसरी जगहों पर जाना है या जहां पर कर्फ्यू नहीं है वहां के लिए व्यवस्था की गई है, पर प्रशासन की इस पर नजर रहेगी। खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं कि सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सभी डीएम इस पर पैनी नजर रखें कि कहीं पर भी कोताही ना हो कर्फ्यू के दौरान। इसके अलावा जो बात रही हरिद्वार की, हरिद्वार में आज आखिरी चैत्र पूर्णिमा का शाही स्नान है और इसके बाद वहां पर मेला जो क्षेत्र है वो संपर्क खत्म हो जाएगा। उसका नोटिफिकेशन जब वापस होगा तो डीएम के अंडर हरिद्वार शहर फिर आ जाएगा और फिर डीएम हरिद्वार फिर यहां पर तय करेंगे कि कब हरिद्वार पर कर्फ्यू लगाना है। पर कुल मिलाकर जो 5 बड़े शहर है, रुद्रपुर, हल्द्वानी, कोटद्वार, देहरादून और हरिद्वार, इसमें 4 बड़े शहरों में इस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ है और इन सभी जगहों पर अब नजर इस बात की रहेगी कि कहीं पर भी संक्रमण न फैले। जो बात आपने कही कि कोविड के संक्रमण की चेन को तोड़ना इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है यहां पर गवर्नमेंट के लिए। आज जिस तरीके से हम सुबोध उनियाल को सुन रहे थे, तमाम मंत्रियों को सुन रहे थे, सरकार की स्ट्रेटेजी क्या है? सरकार क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि 3 मई तक इस कोविड के कर्फ्यू से उस कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ पाएगी? इसके लिए नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा अनुपम, क्योंकि पिछले अगर कुछ दिनों में देखें, अगर 6 से 7 दिन के आप आंकड़े देखेंगे तो 4000 से 5000 के बीच पूरे राज्य में आंकड़े आए, जिसमें उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल 4 बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं जहां सबसे ज्यादा केसेस सामने आए। इसके अलावा पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत वो डिस्ट्रिक्ट है जहां 300 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड दर्ज किए गए। तो ऐसे में सरकार की कोशिश ये होगी कि 3 तारीख तक कर्फ्यू लगा के देखा जाए कि क्या कहीं आंकड़ों में थोड़ी सी कमी आती है। अगर आंकड़ों में कमी नहीं आएगी तो जाहिर तौर पर यह साफ है कि यह कर्फ्यू आगे भी बढ़ेगा और इसकी पावर इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई है कि पूरी तरीके से शहर जिला मजिस्ट्रेट के हवाले, डीएम के हवाले है कि डीएम वहां पर नजर बना के रखें कि उनके शहरों में हालात न बिगड़े। तो जो आपकी बात है कि 3 तारीख के बाद भी हो सकता है कि अगर आंकड़ों में कमी ना आए तो यह कर्फ्यू आगे भी जारी रखा जाए। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता देहरादून से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। उत्तराखंड में कोविड कंट्रोल के लिए तीरथ कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने उन सभी शहरों में नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं जहां 3 मई तक कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा हरिद्वार में कुंभ के बाद कर्फ्यू लगाने पर फैसला किया जाएगा। फिलहाल कैबिनेट ने राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने से इंकार कर दिया है। बड़ी खबर, कैबिनेट ने मास्क न पहनने पर 700 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला भी किया है। पहले यह जुर्माना 500 रुपए का था। 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए कैबिनेट में 450 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी भी दे दी गई है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए मजदूरों को भी आवाजाही की छूट रहेगी। सरकार ने जो निर्णय लिया, जो हमारे जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है और खासकर 5 बड़े जो नगर हैं, मतलब देहरादून, आपका रुद्रपुर, कोटद्वार, हल्द्वानी, इन पर पूर्णतः से जो कर्फ्यू लगाने का निर्णय है उस पर उसको बहुत कड़ाई के साथ उसको लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ आपका पौड़ी जनपद में कोटद्वार के साथ साथ स्वर्गाश्रम और लक्ष्मण झूला क्षेत्र, टिहरी जनपद में ढालवाला, मुनिकरेती और तपोवन का संपूर्ण क्षेत्र, और कुंभ के बाद, क्योंकि अभी कुंभ का चल रहा है, कल अंतिम स्नान है, उसके बाद निश्चित रूप से हरिद्वार के संबंध में भी ये इस तरह के निर्णय लिए जाएंगे जिसका अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। और आइए अब आपको उत्तराखंड का कोरोना अपडेट बताते हैं। बीते 24 घंटे में 5058 नए कोविड पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 2034 केस देहरादून से सामने आए हैं, वहीं सबसे कम 29 केस बागेश्वर से मिले हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 67 मरीजों की जान गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 1600 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे कोरोना महामारी से बचने के लिए नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। 2 गज की दूरी के साथ की ये कोशिश करें कि कहीं भी भीड़ ना हो। आम जनता से है कि कोरोना महामारी से बचें और उसके लिए लगातार मास्क लगाएं,
सैनिटाइज का उपयोग करें। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका 100% पालन करें। पौड़ी में बढ़ते कोरोना संक्रमण मामलों के मद्देनजर जिला अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर में बदल दिया गया है। फिलहाल अस्पताल में 40 बेडों का कोविड वार्ड और 4 बेड का आईसीयू स्थापित किया गया है। जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण के दौरान कोविड वार्ड को 80 बेडेड जबकि आईसीयू को 10 बेडेड करने के निर्देश दिए हैं, जबकि सभी बेड्स ऑक्सीजन सपोर्टेड होंगे। इस दौरान कोविड कॉल सेंटर के निरीक्षण के दौरान आइसोलेट मरीजों से जिलाधिकारी ने उनके स्वास्थ्य को लेकर भी जानकारी ली है। जिला अस्पताल पौड़ी को कोविड केयर सेंटर के रूप में डीसीएचसी के रूप में चिन्हित किया गया है, नोटिफाई किया गया है। अभी तक जो है 40 बेड की व्यवस्था यहाँ पे सुनिश्चित किया गया है। तो सब मिला के अगर हम 80 बेड तक की व्यवस्था यहाँ पे सुनिश्चित कर सकते हैं तो उससे बहुत संख्या में वृद्धि होगा। हमने ये निर्देश जारी कर दिया है कि 10 आईसीयू बेड्स जिला अस्पताल में होना चाहिए, जिससे कि हम लोग आसपास के क्षेत्र के जितने हमारे पेशेंट होंगे उनको कैटर कर सकेंगे। रुड़की शहर और देहात क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए सिविल अस्पताल में 50 बेड का कोविड सेंटर बनाया गया है और हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराने की अस्पताल प्रशासन ने कोशिश की है। वहीं आज से ओपीडी भी बंद कर दी गई है, जिससे सामान्य मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सीएमएस का कहना है कि अस्पताल में फिलहाल 50 बेड लगाए गए हैं, साथ की जरूरत पड़ी तो 20 और बेड लगाए जाएंगे। हम लोगों ने जब जिस तरीके से ऑक्सीजन की बहुत बड़ी दिक्कत मरीजों को हो रही थी, ऑक्सीजन के बेड नहीं मिल रहे थे, तो हम लोगों ने सेंटर सप्लाई अपनी जो है वो चालू करवा दी है। सफिशिएंट मात्रा में हम लोगों ने सेंटर अपने भरवा के और उसको 50 बेड का हमने कोविड ऑक्सीजन बेड हम लोगों ने यहाँ पर चालू कर दिए हैं। कोरोना रिकवरी के मामले में पिथौरागढ़ सूबे में पहले पायदान पर है। जिले में अब तक कुल 3,799 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिनमें 3,437 इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। आंकड़ों के लिहाज से पिथौरागढ़ में कोरोना रिकवरी का प्रतिशत 90 से अधिक है। इस मामले में सबसे खराब रिकॉर्ड चंपावत जिले का है, जहां सिर्फ 56% कोरोना संक्रमित मरीज ही रिकवरी कर पाए हैं। पिथौरागढ़ के बाद बागेश्वर में 84% से अधिक कोरोना मरीज रिकवर हुए हैं। हमारे यहाँ जो जिला अस्पताल में सुविधाएं हैं उसमें हम सीटी स्कैन भी करा रहे हैं, उसमें डी डाइमर भी करा रहे हैं, जो कि बाहर से जिलाधिकारी की अनुमति से करा रहे हैं। तो किसी तरह टेस्ट की भी कोई परेशानी नहीं है और हर तरह के इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं हमारे यहाँ। हर हर शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर, कुंभ चले हैं कुंभ चले हैं, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ। इसके सह प्रायोजक हैं ल्यूपीसेफ, हैंड सैनिटाइजर, वाइप्स एंड स्प्रे। आज चैत्र पूर्णिमा पर कुंभ मेले का अंतिम शाही स्नान है और कोरोना के प्रकोप के चलते शाही स्नान सिर्फ सांकेतिक रूप से ही होगा। श्रद्धालु भी सुबह से ही हर की पैड़ी पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुछ समय बाद घाट आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा और फिर यहां पर अखाड़ों से जुड़े रहे संत ही सीमित संख्या में स्नान करेंगे। बैंडबाजों के साथ अखाड़ों की पेशवाई और शोभा यात्रा भी नहीं निकाली जाएगी। हर अखाड़े से अधिकतम 100 साधु संत ही स्नान में शामिल हो सकेंगे। और बातचीत करने के लिए पुलकित शुक्ला हमारे संवाददाता हरिद्वार से फोन लाइन पर। पुलकित, बताइए कितने बजे से अखाड़ों का स्नान शुरू होगा और क्या तैयारी इस बार आप देख रहे हैं? देखिए, अखाड़ों के जो स्नान का जो क्रम है, जो समय है, वो पहले से निर्धारित है। जैसे कि पहले के शाही स्नानों में होता रहा है, उसी तरह से इस बार भी 8:30 बजे जो है निरंजनी अखाड़ा अपनी छावनी से निकलेगा और माफ कीजिए आश्रम से निकलेगा और उसके बाद हड़की बैड़ी के लिए वो रवाना होगा। क्योंकि बहुत ही कम संख्या में, बेहद सीमित संख्या में साधु संतों को जाना है, तो किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक का डाइवर्जन नहीं किया गया है, कोई यातायात प्लान नहीं बनाया गया है। और 9:30 बजे से जो पुलिस का कहना है कि घाटों को जो है खाली कराने की शुरुआत कर दी जाएगी। उसके बाद जो अखाड़ों के लिए जो गंगा घाट है, हड़की बैड़ी का और मालवीय द्वीप घाट है, वो अखाड़ों के लिए आरक्षित हो जाएगा। और क्योंकि इस वक्त वैसे भी जो आम श्रद्धालु हैं उनकी कोई खास भीड़ नहीं है, तो इसमें पुलिस को किसी भी तरह की कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ही कम समय में ये काम हो जाएगा। और उसी क्रम में सबसे पहले निरंजनी अखाड़े के साधु संत सांकेतिक रूप से, फिर जूना अखाड़े के, महानिर्वाणी अखाड़े के, और उसके बाद फिर बैरागी अखाड़ों के साधु संत पहुंचकर सांकेतिक स्नान करेंगे। मेला प्रशासन के अधिकारियों के साथ जो साधु संतों की मीटिंग हुई थी, उसमें ये आश्वासन दिया गया था कि अधिकतम 100 साधु संत ही एक। बिल्कुल पुलकित, आप नजर
नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पुलकित शुक्ला बता रहे हैं कि आज सांकेतिक रूप से अंतिम शाही स्नान है। 8:30 बजे से स्नान शुरू होगा अखाड़ों का और 100 से ज्यादा लोग वहां पर संत जो है वो इकट्ठा नहीं होंगे। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना संकट के बीच में बिजली महंगी हो गई है। राज्य में 3.5% तक बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं। हालांकि ऊर्जा निगम ने 16% तक बिजली महंगी करने की सिफारिश की थी, मगर उत्तराखंड नियामक आयोग ने 3.5% दाम बढ़ाने का ही फैसला लिया है। बिजली की बढ़ी दरों का टैरिफ 1 अप्रैल से ही लागू माना जाएगा, यानी इस महीने का बिल नई दरों के हिसाब से ही आएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।